अब देखते हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी, क्योंकि जब हर तरफ व्यापार की बातें हो रही थी, हर तरफ व्यापार चल रहा था, तो फ्रांसीसी भी कहाँ पीछे रहते। तो फ्रांस के सम्राट थे लुई 14। लुई 14 उनके एक मंत्री थे कोलबर्ट, ये बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही 1664 में फ्रांसीसी कंपनी बनी थी, जिसका नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल। ठीक है। 1667 में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान जो था वो भारत आया था। ये याद रखना है, किसके अध्यक्षता में? 1667 फ्रांसिस कैरोन। 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया और 1669 में भारत के पूर्वी तट 1669 के पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में एक कारखाना स्थापित किया और फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा कि तुम वहाँ पे बस्तियाँ बसाओ। ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन हुआ, मतलब फ्रांसीसी कंपनी शुरुआत में वित्तीय रूप से कमजोर थी, तो उनको पुनर्गठन की आवश्यकता हुई। तो 1720 में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई और 1725 में मालाबार तट और 1739 में करिकल पर इन्होंने कब्जा जमा लिया। इसके बावजूद फ्रांसीसी कंपनी जो थी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी, क्योंकि सरकारी कंपनी थी। इसके पास सशक्त संगठन और पर्याप्त पूंजी का अभाव था। हर बात के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण था। और इससे क्या होता था, अगर सरकारी नियंत्रण है तो सरकारी काम हर जगह एक जैसे होते हैं, तो कंपनी की कार्यक्षमता प्रभावित होती थी। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस की वैदेशिक नीति से बहुत प्रभावित था। ठीक है। 1742 तक फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा, परंतु 1742 के बाद की नीति में परिवर्तन किया गया और इन्होंने 1742 के बाद अपना उद्देश्य क्या कर दिया? साम्राज्यवाद। 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बना और भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। आपको ये थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना है, डुप्ले, आगे इनकी चर्चा होगी बेहद, तो आपको डुप्ले याद रखना है। अब देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, क्योंकि जब दो कंपनियां एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता रखेंगी और व्यापार में प्रतिस्पर्धा होगी तो इनके बीच भी संघर्ष होगा। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पढ़ेंगे। 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी। ठीक है। 1690 से 92 में कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र बनाया। फ्रांसीसी कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण जो था वो व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। अब देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। यह था 1746 से 48 तक। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। हुआ क्या था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष था। ऐसा लग रहा था लोगों को कि ये जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ है ये उत्तराधिकार का युद्ध है, लेकिन असली रीजन क्या था कि यूरोप में ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी लड़ रही थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि 1740 से ही ऑस्ट्रिया के लिए युद्ध स्टार्ट हो गया था और 1746 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसकी शुरुआत 1740 से हो चुकी थी। तो इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, क्योंकि वहाँ यूरोप में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए वो भारत में भी आपस में लड़ने लगे। ठीक है। और इस समय था क्या कि पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का गवर्नर जो था वो मोर्स था, अंग्रेजों की तरफ से मोर्स। ठीक है। 1748 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच अक्सला सैपल की संधि हो गई। 1748 में यूरोप में अक्सला सैपल की संधि हो गई, तो यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। तो अगर यूरोप में समाप्त हो गया तो भारत में भी ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। तो समाप्ति पे क्या हुआ कि जो एक दूसरे के क्षेत्र इन्होंने जीते थे वो वापस कर दिए गए। ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है कि इसका कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा, क्योंकि ना तो फ्रांसीसियों को इस युद्ध से कुछ मिला और ना अंग्रेजों को इस युद्ध से कुछ मिला। वो तो केवल इसलिए संघर्षरत हुए कि यूरोप में लड़ रहे थे तो यहाँ भी लड़ गए। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को जरूर उजागर कर दिया कि अगर मतलब कर्नाटक का उत्तराधिकार का संघर्ष है तो अपना संघर्ष अपने आप निपटा लो भाई, भारत बाहर वालों से क्यों सहायता ले रहे हो। तो इससे क्या पता लगा कि भारतीय राजा कमजोर हैं, जो आपस में अपने कार्य नहीं निपटा सकते, आपस में अपने उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, युद्ध के समय जल सेना का महत्व बढ़ गया।
जिससे ये पता चल गया कि जिसके पास मजबूत जल सेना होगी भारत उसी का होगा। ठीक है। सबसे बढ़कर इस सेना ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा अंग्रेजी सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया। इस बात को समझना है कि दोनों की महत्वाकांक्षाएं कैसे बढ़ी। अब डुप्ले को समझ में आ गया था कि जल सेना मजबूत करनी है और क्लाइव को समझ आ गया कि जल सेना मजबूत करनी है, तो दोनों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई कि भारत पर किसका अधिकार होगा। ठीक है। अब देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 तक चला था। इस युद्ध की पृष्ठभूमि जो थी वो भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई थी। कैसे? कर्नाटक में और हैदराबाद में, ठीक है, निजाम और मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। ठीक है। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम और मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। कैसे उत्पन्न हुई कि 1748 में हैदराबाद के निजाम जो थे आसफ निजामुल मुल्क, इनके मरने के बाद इनका पुत्र था मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, इन दोनों में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। ठीक उसी समय क्या हुआ, कर्नाटक में भी इसी प्रकार का उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। नवाब अनवरुद्दीन थे तथा उनका भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब, ठीक है, इनके बीच संघर्ष शुरू हुआ। तो हैदराबाद और कर्नाटक के जो उत्तराधिकार का युद्ध था, इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी कूद गए। क्यों? क्योंकि ये अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे कि कौन श्रेष्ठ है। तो अब सीधी सी बात है, जिसका पक्ष अंग्रेज लेंगे उसके पक्ष में फ्रांसीसी खड़े रहेंगे उसके विरोध में। ठीक है। तो अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया, तो फ्रांसीसी उनके ऑपोजिट हो गए। उन्होंने कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, मराठे भी अंग्रेजों के साथ हैं, मराठा के तो। ठीक है। तो अंग्रेज निजाम और नासिर जंग का जो त्रिगुट था वो विजयी हो गया। ठीक है। और 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के निकट अंबूर के युद्ध में पराजित होकर अनवरुद्दीन भाई मारे गए। ठीक है। और इस हुआ क्या कि अनवरुद्दीन मर गया, कर्नाटक पे चंदा साहब का अधिकार हो गया। ठीक है। और चंदा साहब को जो कर्नाटक मिला था वो डुप्ले की सहायता से मिला था। तो उन्होंने क्या किया कि खुश होकर एक बड़ा क्षेत्र जो था फ्रांसीसियों को दे दिया। ठीक है। इस तरह से क्या हुआ था कि 1753 तक अंग्रेज और फ्रांसीसी रोज एक दूसरे का सर फोड़ते रहते थे। तो फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, डुप्ले को वापस बुला लिया कि रोज रोज की इस तंगी से रोज लड़ाई करते हो, रोज मरते हो, तुम एक काम करो, डुप्ले को वापस तुम आ जाओ। ठीक है। और इन्होंने अपना नया गवर्नर बना दिया गोडेहू। नया गवर्नर बना गोडेहू। गोडेहू का गवर्नर बनना था और फ्रांसीसियों का पतन शुरू होना था। क्योंकि गोडेहू क्या था, एक तो बहुत गुस्सैल व्यक्ति था और अदूरदर्शी था। इसने क्या किया कि पद संभालते ही क्या किया, इसने अंग्रेजों से समझौते की वार्ता शुरू कर दी। भाई तुम दुश्मन से समझौता कर रहे हो सीधे आते के साथ ही, पहले स्थितियां समझो, परिस्थिति देखो क्या चल रही है। ठीक है। 1755 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि हो गई। ठीक है। और दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि में क्या प्रावधान किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और जो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र हैं वो वापस कर देंगी। ठीक है। तो गोडेहू ने एक तरह से क्या किया कि भारत में फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी कि जो चीज़ें डुप्ले स्टार्ट कर रहा था, जिन चीज़ों की नींव रख रहा था, गोडेहू ने उन चीज़ों को समाप्त कर दिया। ठीक है। अब दूसरे कर्नाटक युद्ध से क्या पता चला, दूसरे कर्नाटक युद्ध से ये पता चला कि भारत में आने वाला समय अंग्रेजों का है, क्योंकि गोडेहू अदूरदर्शी साबित हुआ। ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं 56 से 63 तक। तो 56 में क्या हुआ, यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्ष युद्ध शुरू हो गया। ठीक है। तो भारत में भी फिर से वापस लड़ने लगे। हुआ क्या कि एक दूसरे के वर्चस्व को रोकने की बात थी। तो फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी कि तुम जाओ भारत में और स्थिति संभालो। लेकिन लाली भाई साहब इतने सुस्त थे कि जब 1758 में भारत आए तो 1758 तक तो प्लासी का युद्ध हो चुका था और बंगाल पर अंग्रेज अपना पैर पूरी तरीके से अपना प्रभुत्व जमा चुके थे। ठीक है। तो 1760 में मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच जो वांडीवास नामक स्थान पर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, उसमें फ्रांसीसी पूरी तरीके से पराजित हुए। आपको ये 1760 ये याद रख लेनी है और आपको वांडीवास का युद्ध याद रखना है। मिलान के लिए कई बार आया है, उत्तर प्रदेश ने कई बार पूछा है। ठीक है। तो 1763 में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच पेरिस की संधि हो गई, जो सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, पेरिस की संधि। पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेश जो थे इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को वापस कर दिए गए, किंतु संधि में यह शर्त रख दी गई कि फ्रांसीसी सेना भारत में
फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे, यानी कि उन्होंने अपने शत्रुता को जड़ से काटने की कोशिश की। ठीक है। और पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के लिए रखी गई डुप्ले की मजबूत नींव को उखाड़ दिया, यानी कि जो चीज़ें डुप्ले स्टार्ट कर रहा था, मैंने बताया जिनकी नींव डुप्ले रख रहा था, वो सब चीज़ें पहले तो गोडेहू ने समाप्त की, और जो बचा कुछ ही कोई चीज़ बची थी वो पेरिस की संधि ने पूरी तरीके से सारी चीज़ें समाप्त कर दी। ठीक है। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या रहे? तो अंग्रेजों की सामरिक एवं आर्थिक श्रेष्ठता देखेंगे हम पहले। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजी कंपनी आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ थी। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी और अंग्रेज पूरी तरीके से निजी थे। यही एक दूसरा पॉइंट बनेगा, कंपनी का स्वरूप कैसा था। ठीक है। क्योंकि इस बात ये थी कि जब सरकार की तरफ से आपको युद्ध और सब चीज़ करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और युद्ध में जो खर्च होगा वो भी आपको सरकार को दिखाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता था कि जब युद्ध होता था तो कंपनी अपना पूरा ध्यान रखती थी, क्योंकि कंपनी के पास धन अधिक था। ठीक है। क्योंकि इंग्लैंड का तो वैसे भी समस्त विश्व से व्यापार चल रहा था, उनके पास धन की कमी नहीं थी। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी के साथ दिक्कत ये थी कि जब युद्ध होता था तो वो अपना ध्यान युद्ध पे लगा देते, व्यापार पे से हटा लेते थे। और कंपनी का स्वरूप तो इसमें एक मेन फैक्टर था ही, जिसमें क्या था, अगर सरकारी, आप अपने यहाँ भी देख लो कि सरकारी काम करने वालों में लगन नहीं होती है, वो किसी काम को नहीं करते हैं काम समझ के। ठीक है। वो समझते नहीं है कि उनकी ड्यूटी है। तो वही होता था फ्रांसीसियों के साथ। सरकारी कंपनी थी तो कर्मचारी कहते अपनी मर्जी से लेट लतीफ़ी काम कर रहे हैं, किसी में काम करने के वजह लगन ही नहीं है, कोई अनुशासन नहीं था। वहीं क्या था कि अंग्रेज कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, जैसे अपने यहाँ प्राइवेट कंपनी में चले जाओ तो सब लोग ठीक से काम करते मिलेंगे। ठीक है। अंग्रेजों की बंगाल विजय जो थी उसमें प्लासी का युद्ध था, वो मेन फैक्टर था कि अंग्रेजों के पास एक बड़ा क्षेत्र आ गया था अब। ठीक है। जिससे उन्हें राजस्व प्राप्ति हो रही थी। एक जो माना जाता है डुप्ले की वापसी, जो 1754 में डुप्ले भाई वापस गए और गोडेहू आए वहाँ पे उनकी जगह पे, जो दूरदर्शी साबित हुए। ठीक है। एक थे ये लाली भाई, इनको भेजा गया था कि तुम जाओ, लेकिन ये इतना लेट आए भारत में, सुस्त थे इतने कि तब तक बंगाल पे क्या था, अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। और लाली को कहा जाता है कि लाली जो थे क्रोधी थे, अपने साथ वालों से भी ठीक से बात नहीं करते थे। ठीक है। तो इनके साथ अगर कोई ऐसा गुस्सैल व्यक्ति होगा तो अधिकारी भी उसके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। ठीक। दूसरा था, एक अगला पॉइंट था यूरोपीय राजनीति। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान क्या होता था कि फ्रांस यूरोप के अनेक देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, लेकिन इंग्लैंड क्या था, वो इनसे सबसे युद्धों से बचा रहता था। मैंने पहले भी ये बात बताई। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड एक पृथक द्वीप था, तो वो सीमा विवादों से बचा रहता था, बाकी जो युद्ध चलते थे यूरोप में उनसे बचा रहता था। ठीक है। अगला एक रीज़न था फ्रांसीसी जल सेना का कमज़ोर होना। अंग्रेजों के पास बड़ी जल सेना थी और जल शक्ति के अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में थे। जब शुरुआत में पुर्तगाली भारत में आए थे तो उनकी जल सेना मजबूत थी। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आईं, अंग्रेजों ने टाइम लिया भारत में आने में, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति मजबूत की। और प्रथम कर्नाटक युद्ध ने यह साबित कर दिया था कि जल शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने टाइम लिया और अपनी जल शक्ति फ्रांसीसियों से और अन्य यूरोपीय कंपनियों से मजबूत की, ताकि सबको बाहर किया जा सके। उन्होंने सबको बाहर किया और अपनी जल सेना के दम पर भारत में शासन किया। ठीक है। तो ये थी यूरोपीय कंपनियां सभी। इनमें जो चीज़ें अगर बच गई हैं, कोई फैक्ट है, तो आगे मैं इसके लिए एक और पूरा फ्लो चार्ट बना दूंगा, उसमें सब चीज़ें कवर हो जाएंगी।